राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विनोद एक कबाड़े का काम करता था। विनोद गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मालती और एक छोटी बेटी छुटकी और उसके काका साथ में रहते थे। विनोद गली गली कबाड़ा इकट्ठा करता था। घरों में जाकर पुराना कबाड़ा खरीदता था और फिर उसे दुकान पर ले जाता था। दुकान का मालिक जो उसे उसकी मेहनत के पैसे देता था, इसी से उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन विनोद कबाड़े वाले की आवाज लगाते हुए गलियों से गुजर रहा था। शाम हो चली थी। उसने सोचा अब दुकान पर चला जाए। अब कौन शाम के समय कबाड़ा बेचेगा। यह सोचकर विनोद अपनी ठेले को दुकान की ओर सरकाते हुए चल दिया। आधे घंटे ठेले को खींचने के बाद थका हारा वो कबाड़े की दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक तुलसीराम बोला, अरे विनोद, जल्दी आ गया तू आज। तो विनोद ठेले से सामान उतारते हुए बोला, अरे भैया, आज कुछ थक गया हूँ, धूप बहुत तेज थी। तुलसीराम कहने लगा, अरे तू इतनी मेहनत करता है, ग्लूकोज अपने साथ में रखा कर। तब विनोद कहने लगा कि हाँ भैया, मालती भी मेरी पत्नी यही कह रही थी, कल से बाजार से खरीद लूंगा। तुलसीराम एक बोरी की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ विनोद सुन, ये बोरा ले जा और वो कूड़े का ढेर है ना, वहीं डाल देना, तेरे घर के रास्ते में पड़ेगा। विनोद बोरा उठाकर ठेले पर रखकर चल दिया। तुलसीराम बोला, कुछ पैसों की जरूरत हो तो विनोद ले लो, हिसाब तेरा मैं कल करूंगा, आज जल्दी घर जाना है। विनोद बोला, कोई बात नहीं भैया, कल दे देना, और ठेला लेकर वह घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में कूड़े का ढेर पड़ता था। विनोद बोरा उठाकर कूड़े पर डालने चला गया और थोड़ा अंदर की तरफ कूड़े को फेंकने लगा ताकि कूड़ा सड़क पर ना आ जाए। अब तक सूरज छिप चुका था। बोरा खाली करके वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसको लगा कि कूड़े में से कुछ चमक रहा है, तो वह उस तरफ गौर से देखने लगा और कूड़ा हटाने लगा। तो वहाँ एक लंबा सा बांस पड़ा था, मगर बहुत ही कीमती सा वह दिखाई दे रहा था। वो उसे उठाने लगा तो उसकी चमक खत्म हो गई। बांस खाट का लग रहा था, दोनों तरफ से छिला हुआ था। उसने देखा तो वैसा ही एक और बांस भी कूड़े में दबा पड़ा था। उसने दोनों बांस उठाए तो उसे 2 बांस और मिल गए। वो समझ गया कि यह पूरी खटिया खोल के यहाँ फेंक दी गई है। फिर उसने उसके पाए भी थोड़ी मशक्कत के बाद खोज लिए। चारों पाए भी मजबूत थे और उसे मिल गए। विनोद अब खुद से कहने लगा, चलो ये तो बढ़िया रहा, पूरी खाट ही मिल गई। अब इसे जोड़कर बुन लूंगा, आराम करने के लिए घर पर एक और खाट हो जाएगी। उसने बांस और पाए सब उठाए और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मालती, आज मुझे कूड़े के ढेर में क्या मिला है। मालती बोली, ये क्या उठा लाए हो, पूरी टूटी हुई खटिया लग रही है। विनोद बोला, अरे टूटी नहीं है, बस ढीली होके खुल गई होगी, अमीर आदमी कोई फेंक गया होगा, मैं कल इसको ठीक करूंगा। मालती बांस को छूते हुए बोली, सुनो, ये तो बहुत मजबूत हैं और पुराने भी हैं। विनोद बोला, और पाए भी देख मालती, खटिया बन गई तो सालों साल चलेगी। मालती ने पाए को उठाकर कहा, ये तो बहुत भारी हैं, कुछ टूटा तो नहीं है ना इनमें, कैसे फेंक गया कोई इन्हें, बिल्कुल सही है। विनोद कहने लगा, अरे मैंने देखा है, जब लोग नया घर बनवा लेते हैं तो पुराने और भारी सामान को या तो कबाड़ में बेच देते हैं या फेंक देते हैं। चलो हमें क्या, मालती तू खाना लगा, बहुत जोरों से भूख लगी है। और छुटकी कहाँ है? विनोद अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा। तो मालती बोली, वह तो जो महेश काका के साथ दुकान पर गई है। तभी महेश काका छुटकी को गोद में लेकर घर आ गए। पर जो विनोद बोला, चाचा राम राम। महेश काका बोले, राम राम लाला। छुटकी को गोद से उतारकर बांस उठाकर जो देखने लगा और कहने लगा, ये कहाँ से उठा लाया? तो विनोद कहने लगा, चाचा खाट बनाऊंगा तुम्हारे लिए, जो आंगन में तुम पड़े रहते हो, अब खाट पर सोया करना। जो महेश काका कहने लगे, अरे वाह विनोद,
बहुत बढ़िया, तू बस इसे जोड़ देना, बुन तो मैं खुद लूँगा। विनोद बोला, हाँ चलो ठीक है, हाथ धो लो और खाना खा लो। सारे लोग एक साथ खाना खाने लगे। तभी महेश काका कहने लगे, बहू कल पालक बना लो, मन कर रहा है पालक की सब्जी खाने के लिए। मालती बोली, चाचा पालक अब कहाँ मिलेगा गर्मी में। तो विनोद कहने लगा, अरे मालती सब मिल जाता है, मैं कल ले आऊँगा, बना देना। छोटकी मुझे नहीं पसंद है। छुटकी भी कहने लगी, नहीं काका मुझे पालक पसंद नहीं है। तो महेश काका हंसते हुए कहा, तो बिटिया क्या खाएगी तू? तो छुटकी बोली, मुझे तो आलू की सब्जी खानी है। महेश काका बोले, तो एक काम करना, आलू पालक बनवाते हैं, पालक मैं खा लूँगा और आलू तू खा लेना, ठीक है ना? छुटकी बोली, ठीक है। खाना खाकर सब सो गए। रात में 2 बजे करीब मालती के कान में कुछ चरण जैसी कुछ आवाज आई। मालती गौर से सुनती है तो आवाज लगातार आ रही थी। वो उठी और बाहर आई तो देखा बाहर काका सो रहे हैं। आवाज अब नहीं आ रही थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, सारे बांस और पाए हवा में उठ गए। एकदम से वो मुड़ी तो सब ठेले पर अपनी जगह पर रखे थे। फिर मालती जो जाकर सो गई, सोचने लगी मेरे मन का वहम है। बांस और पाए हवा में उठे और खुद ही ऐंठने लगे, जैसे वे अपनी सालों की जकड़न दूर कर रहे हों। 2 बांस उठकर सोते हुए महेश काका के ऊपर आए और सीधे खड़े हो गए। पीछे पीछे 2 और बांस और चारों पाए भी आ गए। सब के सब अब काका के ऊपर हवा में लटक रहे थे और लहरा रहे थे, मानो वो काका को पहचान रहे हों। अगली सुबह जब विनोद सोकर उठा तो उसने जो महेश काका के पास बांस के पाए और बांसों को गिरे देखा तो उसने आश्चर्य होकर महेश काका को जगाया। विनोद कहने लगा, काका काका उठो। काका अंगड़ाई लेते हुए कहने लगा, क्या हुआ लाला, और उठकर बैठ गया। विनोद कहने लगा, काका तुमने ये बांस और पाए क्यों फैला रखे हैं अपने चारों तरफ? काका अपने चारों तरफ देखते हुए बोला, अरे लल्ला ये तो मैंने नहीं रखे, मैं तो ऐसे ही सो गया था रात को। विनोद कहने लगा, अरे तुम रहने दिया करो काका, हर रात लगा के सोते हो, रात में देख रहे होगे और ऐसे ही सो गए। काका अपने सिर को खुजलाते हुए बोला, लल्ला मुझे कुछ ध्यान भी नहीं आ रहा, पर हो सकता है, तू तो जानता ही है मुझे बिना पिए कहाँ नींद आती है। विनोद बोला, हाँ मैं समझ रहा हूँ। और सारे बांस और पायों को उठाकर विनोद एक जगह रख देता है। विनोद नहा धोकर फ्रेश होता है और मालती को आवाज लगाने लगा, मालती छोटी गई क्या स्कूल? मालती कहने लगी, नहीं बस तैयार कर रही हूँ। विनोद कहने लगा, अरे आज हम छोड़कर आएंगे अपनी छुटकी बिटिया को। तभी काका बीच में आकर बोले, क्यों विनोद आज काम पर नहीं जा रहा है? विनोद कहने लगा, नहीं काका आज छुटकी को छोड़कर आपकी खाट तैयार करूंगा। काका बोले, बहाने मत बना विनोद, छुटकी को मैं छोड़कर आ रहा हूँ, तू जब तक खाट बना, फिर दिन में मैं बना लूंगा और तू अपने काम पर निकल जा। विनोद बोला, ठीक है काका। काका छुटकी का बैग लेकर उसकी उंगली पकड़कर स्कूल के लिए निकल गए। विनोद भी हथौड़ा लेकर खाट के बांस और पायों को जोड़ने लग गया। चारों तरफ के बांस और पाए जोड़कर खाट उसने तैयार कर दी। तभी महेश काका आ गए। काका कहने लगे, अरे वाह लल्ला, तूने तो बड़ी जल्दी कर दी तैयार ये खाट। तो विनोद कहने लगा, कोई कमी नहीं थी ना काका इसमें, जैसे पहले से ही तैयार थी, बस जोड़नी ही बाकी थी। काका बोले, चल विनोद अब तू काम पर निकल जा, मैं बुनवा लूंगा इसे। विनोद बोला, तुम मत बुनवाना इसे, मैं कल खुद बुनूंगा, आज निवाड़ ले आऊंगा इसके लिए। काका बोले, चल ये भी ठीक है लल्ला। खाट को एक कोने में खड़ा करके विनोद अपना टिफिन उठाकर ठेला लेकर निकल गया। उधर तुलसीराम सेठ की दुकान पर जब विनोद पहुंचा तो तुलसीराम बोले, आ गया विनोद, ले तेरा हिसाब कर रखा है। विनोद पैसे उठाकर जेब में रखा और रख लिए तो तुलसीराम बोला, गिन तो ले भैया। तो विनोद बोला, आपने कभी कम नहीं दिए हैं भैया, ज़्यादा ही निकलते हैं। काका ने जब से आपके यहाँ लगवाया है सब ठीक चल रहा है। तुलसीराम खुश होते हुए कहने लगा, काका और मुझ में उम्र का बहुत अंतर है विनोद, पर काका दोस्त ही हैं मेरे। चल तू तो निकल और सुन, पूरे दिन मत घूमना,
और फिर दिन में अगर धूप लगे तो कहीं छाँव में आराम कर लेना। और हाँ, उसमें मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा रख दिए हैं, सब जो रास्ते में कुछ खा लेना। वह कहने लगा, यह सब कुछ काका की वजह से ही तो है। विनोद कहने लगा, मुझे पता था भैया, आप ज़्यादा ही पैसे देते हो। अपना ठेला लेकर विनोद गली गली मोहल्ले मोहल्ले आवाज़ लगाता घूमता रहा। दिन में रुककर उसने खाना भी खा लिया। फिर शाम तक जो भी सामान मिला उसे लेकर तुलसीराम के पास पहुंच गया। तुलसीराम बोला, विनोद आज का दिन कैसा रहा? विनोद बोला, ठीक रहा। सारा सामान जो ठेले पर था उसने उलट दिया और वह निकलने लगा। तभी तुलसीराम कहने लगा, अरे पैसे तो ले जा। विनोद बोला, सुबह लूँगा, आपके हाथों से पैसे लेना शुभ रहता है। तुलसीराम हंसते हुए कहने लगा, जैसी तेरी मर्जी भैया। विनोद दुकान से टॉफ़ी खरीदता है और घर पहुंचता है। टिफ़िन रखते ही छोटी भागकर उससे चिपक गई। वो भी छुटकी को गोद में ले लेता है और टॉफ़ी दे देता है। मालती, विनोद कहने लगा। अरे, मालती कहने लगी, तुम आ गए? तो विनोद कहने लगा, हाँ मैं आ गया, काका कहाँ है? मालती कहने लगी, पता नहीं, चौपाल तक गए हों शायद। विनोद बोला, क्या बनाया है? मालती कहने लगी, तुम तो कहकर गए थे पालक लेकर आऊँगा, ले आए? प्रमोद बोला, अरे मालती, मैं तो भूल गया। मालती कहने लगी, मुझे पता था भूल जाओगे, इसलिए खुद ही लेकर आई थी चौराहे वाली दुकान से। काका का मन था खाने का। तो विनोद बोला, यह तो मालती तुमने बहुत बढ़िया किया। मालती कहने लगी, बढ़िया कुछ नहीं है, पैसे दे देना मेरे। तो विनोद बोला, ठीक है, ले लेना सुबह। तभी काका जो आए और कहने लगे, बहू खाना तैयार है क्या? मालती पल्लू संभालते हुए बोली, जी काका तैयार है। काका बोले, तो लगा दे, आज तो पालक बनाए है ना। और मालती सबके लिए खाना लगा देती है। छुटकी पालक से आलू छांट छांट कर खाती। सब लोग खाना खाकर सो गए। रात के 2 बजे एक जोरदार आवाज आई, खटाक। मालती और विनोद की आंख खुल गई। विनोद बोला, मालती कोई आवाज आई क्या? मालती कहने लगी, हाँ, कुछ टूटने या गिरने की आवाज थी। विनोद उठा और आंगन की ओर चलने लगा। बाहर मच्छरदानी लगाकर काका सो रहे थे। विनोद के पीछे पीछे मालती भी आ गई। खिड़की से विनोद चारों तरफ देखने लगा। कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उस कोने में उसकी नजर गई जहाँ खाट रखी थी, तो वो देखने लगा खाट बिछी हुई है। विनोद कहने लगा, अरे यार मालती, वो खाट सुबह उस कोने में खड़ी कर दी थी, सो अब हवा से गिर गई होगी। मालती भी झांकते हुए, गिरी हुई खाट कहाँ है जी, यह तो बिछी हुई है। विनोद कहने लगा, अरे मेरा मतलब है गिर के बिछ गई होगी। मालती कहने लगी, तो खड़ी करके आ जाऊं? विनोद मजाकिया लहजे में बोला। मालती, तूने तो वैसे ही मेरी चारों तरफ से खटिया खड़ी कर रखी है। और हंस गया। मालती भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, रहने दो तुम भी। और विनोद कहने लगा, बिछी रहने दे उसे, रात में फिर गिरेगी तो आवाज करेगी। और दोनों जाकर सो गए। तभी खटिया हवा में उड़ती हुई बहुत तेज गोल गोल घूमने लग गई। थोड़ी देर घूमने के बाद वह सोते हुए काका के ऊपर आ गई और हवा में उल्टी हो गई। खाट अब अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थी। अगली सुबह विनोद जब सोकर उठा तो देखा खटिया काका की बगल में उल्टी पड़ी हुई थी। उसने सोचा, काका नशे में होंगे, जब तक इसे तैयार ना करा दूं तब तक ये हर रात नौटंकी करते रहेंगे। ऐसा सोचकर विनोद उसे तैयार कराने की ठान लेता है और नहा धोकर वह बाजार निवाड़ लेने चला गया। बाजार से अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का निवाड़ लेकर आया, जो देखने में भी सुंदर लग रहा था। फिर वह उस खाट को बुनने बैठ गया। मालती कहने लगी, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। विनोद कहने लगा, तू खाना बना। आधा दिन बाजार से निवाड़ लाने में निकल गया और बाकी आधा इसे बुनने में चला जाएगा, नहीं तो सब भूखे रह जाएंगे। तभी काका आ गए और काका कहने लगे, अरे बुनना शुरू कर दिया लल्ला तूने, तो ला मुझे दे, एक तरफ से मैं बुनता हूँ। विनोद कहने लगा, अरे काका आप तो रहने ही दो, मैं कर लूँगा। तभी मालती बीच में बोलती है कि काका आप छुटकी को ले आओ, छुट्टी हो गई होगी उसकी। काका कहने लगा, ठीक है, मैं छुटकी को लेकर आता हूँ। विनोद निवाड़ में फंदे लगा लगा कर बुनना खाट को शुरू कर देता है और चारों तरफ घूम घूम कर वो खाट को पूरी तन्मयता से बुनने लगा।
और मालती चूल्हे पर रोटी बना रही थी और उसे देख रही थी। तभी काका छुटकी को लेकर आ गए। छुटकी गोद से उतरकर विनोद के पास चली गई। छुटकी कहने लगी, मैं स्कूल से आ गई पापा। विनोद कहने लगे, अरे वाह मेरा बच्चा, चलो कपड़े बदल ले और देख बेटा मैं बाबा के लिए खाट बना रहा हूँ। छुटकी कहने लगी, बाबा सोएंगे क्या इस पर? विनोद कहने लगा, और क्या। छुटकी फुदकती सी कमरे में चली गई। काका अपनी बीड़ी का मंडल निकालकर बीड़ी जलाने लगे। विनोद कहने लगा, काका बीड़ी कम पिया करो तुम। काका कहने लगा, अरे लल्ला तू मेरी बीड़ी के पीछे मत पड़, जब देखो जब बीड़ियों के लिए कहता रहता है। विनोद कहने लगा, तुम्हें पता है काका बाबूजी भी बीड़ी पी पी कर उम्र से पहले चले गए, तुम भी लगे रहते हो। काका कहने लगे, अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला मेरे लाल, वरना अपने बच्चों का शहर छोड़कर गांव में तेरे पास क्यों रहता। तभी मालती बीच में बोली, अपने बच्चों का मतलब? हम आपके बच्चे नहीं हैं काका। काका कहने लगे, तुम ही तो मेरे बच्चे हो, मेरा तो यही परिवार है, आज्ञाकारी बेटा है, सेवा करने वाली बहू है। और तभी छुटकी आ गई और बोली, मैं? काका बीड़ी फेंक कर उसको गोदी में उठा लेते हैं और बोले, तू तो जान है मेरी। विनोद से कहने लगे, देखना काका सही बुन रहा हूँ। विनोद पूछने लगा तो काका खाट की तरफ आकर कहने लगे, वाह बनाई तो बढ़िया है तूने विनोद, मगर थोड़ी ढीली रह गई है, पेचकस से खींच खींच कर टाइट करनी होगी। विनोद कहने लगा, वो तो मैं करूँगा अभी। काका कहने लगे, हाँ तो सब ठीक है। विनोद पेचकस उठाता है तो मालती कहने लगी, अब खाना खा लो पहले। विनोद बोला, हाँ ये ठीक है। विनोद हाथ धोकर खाना खाने बैठ गया। काका गांव भर की खबर बताते रहे। खाना खाकर विनोद खाट को तैयार करने लगा। मालती कहने लगी, बड़ी सुंदर लग रही है यह तो। विनोद बोला, देखा कोई नहीं कहेगा यह कूड़े में से मिली थी। मालती कहने लगी, अरे तुम भी भूल जाओ ये कहना, बहुत महंगी खाट खरीदी है, सबसे यह बोलना। विनोद बोला, वैसे लग बड़ी अच्छी रही है ये। मालती बोली, और क्या। रात में काका का बिस्तर उस खाट पर लगाया गया और मच्छरदानी लगाकर काका लेट गए। विनोद कहने लगा, और काका ठीक हो? काका बोले, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहू से कह दीजिए एक लोटा पानी और धर जाए बस। विनोद ने एक लोटा पानी भरकर ढक के काका की खाट के नीचे रख दिया और फिर सोने चला गया। रात के 2 बजे खाट हवा में उठी और गोल गोल घूमने लगी। काका को जब समझ आया तब तक मच्छरदानी बिखर चुकी थी और खाट जमीन से 4 फुट ऊपर थी। काका घबराए से खाट की पाटी को पकड़े बैठे थे। खाट साए साए की आवाज के साथ लगातार तेज गोल गोल घूम रही थी। काका चीखने की कोशिश कर रहे थे पर उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। एकदम से खाट रुक गई। काका चक्कर खाकर खाट से नीचे गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। काका ने सामने देखा तो खाट बिल्कुल सीधी उनके सामने प्रतिद्वंदी की तरह खड़ी थी। काका घबराए से लाचार से उसे देख रहे थे। खाट एकदम से उनके ऊपर गिरी मगर काका करवट लेकर बच गए। अब काका जमीन पर भौचक्के से आधे से लेटे पड़े थे। उनकी सांस फूल रही थी। खाट फिर से हवा में खड़ी हो गई। काका हाथों से उसे रोकने की कोशिश करने लगे मगर खाट इतनी भारी थी कि वो उसके नीचे दब गए। खाट उल्टी होकर उसके ऊपर गिरी और सिरहाने वाला बांस काका के सिर में जा लगा। सिर फटकर लहूलुहान हो गया। काका वहीं गिर गए थे और खाट भी उनके ऊपर ही थी। अगली सुबह जब विनोद उठा तो बरामदे का नजारा देखकर वो कांप गया और भागकर काका तक पहुंचा तो काका उल्टे पड़े थे और सर से खून टपक रहा था। खाट एक ओर पड़ी हुई थी। उसने चीखकर मालती को बुलाया। मालती भी बाहर आई और काका की ऐसी हालत देखकर वो बिलक उठी। जल्दी अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो गए। काका के सिर पर कपड़ा बांधकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने काका को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर का कहना था रात में करवट लेते हुए खाट से नीचे गिर गए होंगे और पानी का लोटा सर में लग गया होगा तो चोट लग गई है। नशे में तो रहते ही थे तो बेहोश हो गए होंगे और खून ज्यादा बहने से मौत हो गई। विनोद रोता बिलखता सा काका को घर ले आया और सभी रिश्तेदारों को सूचना दे दी गई। पूरा घर
में जो रोना पीटना शुरू हो गया। फिर काका को शमशान ले जाया गया और अंतिम क्रियाकर्म किया गया। शाम तक विनोद घर लौटा और मायूस बैठा हुआ था। मालती कहने लगी, कुछ खा लो। विनोद बोला, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले और छोटी को भी खिला दे। मालती मायूस होकर अंदर चली गई और विनोद बहुत देर तक वहीं बैठा रहा और काका को याद करते रहा। तभी तुलसीराम आया। तुलसीराम विनोद को जो समझाते हुए बोला, विनोद ये कैसे हो गया? विनोद बोला, भैया उस रात को अच्छे से सोए थे और सुबह मुझे छोड़कर चले गए, अनाथ कर गए मुझे। बाबूजी के बाद यही तो थे जो मुझे और बच्चे की तरह पाल रहे थे। ये घर कितना सूना हो गया है काका के बिना। कान तरस रहे हैं उनकी आवाज़ सुनने को। अंदर मालती भी फूट फूट कर रोने लगी। तुलसीराम बोले, अरे पागल, इतनी ही सेवा लिखी थी तेरी साथ तो वो हमेशा रहेंगे। देख तू हिम्मत ना हार भाई, परिवार पूरा तेरी हिम्मत से ही तो चलेगा। विनोद बिलक बिलक कर रोने लगा। तभी तुलसीराम की नज़र उस खाट पर पड़ी जो दिखने में बहुत ही लाजवाब लग रही थी। वो सोचने लगा, इतनी बेहतरीन खाट इस कबाड़े वाले के यहाँ कैसे? ये तो एक शान शौकत की चीज़ है। वो उठकर जो उस खाट पर बैठ गया और उसकी निवाड़ व पायों पर हाथ फिराने लगा। खाट की मजबूती को उसने भांप लिया। खाट पर हाथ फिराते हुए तुलसीराम को विनोद ने देख लिया था। तुलसीराम बोला, चलता हूँ विनोद, तू ख्याल रख अपना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। विनोद बोला, भैया आपको खाट पसंद है? तुलसीराम बोला, क्या हुआ? विनोद बोला, अगर आपको ये पसंद है तो ले जाइए इसे। तुलसीराम बोला, अरे नहीं भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है। विनोद बोला, देखो भैया, या तो ले जाओ इसे, नहीं तो मैं इसमें आग लगा दूंगा। तुलसीराम बोला, अरे अरे कैसी बातें कर रहा है तू, थोड़ा सब्र रख। विनोद बोला, काका के लिए लाया था भैया इसे, अब जब वो ही नहीं रहे तो नहीं चाहिए मुझे, ये बाहर फेंको इसे। तुलसीराम बोला, अरे ठीक है, मैं उसे उठवा लेता हूँ और जो तेरे पैसे बने वो तू ले लेना, मगर नाराज मत हो, ठीक है ना? तुलसीराम दो लड़कों को लगा के उस खाट को उठवा लेता है। मालती और विनोद को उस खाट से अब कोई लगाव नहीं था। दोनों अपने उजड़े हुए संसार के लिए उस खाट को जिम्मेदार मान चुके थे, जो सच भी था। तुलसीराम मनी मन खुश था कि अब इस खाट को अपनी बैठक में रखेगा सजा के और विनोद को कुछ पैसे दे देगा। यह सौदा उसके मन को भा रहा था। तुलसीराम घर पहुंचा और टम्पू से खाट उतरवाई। तुलसीराम की पत्नी शोभा बोली, ये खाट कहाँ से उठा लाए जी? तुलसीराम ने पूरी कहानी बता दी। शोभा चौंकते हुए बोली, तुम गमी से खाट ले आए? तुलसीराम बोला, अरे अभी वो दुख में है इसलिए दे दी, कल जब होश में होगा तब थोड़े ही देगा, इसलिए मैं आज ही उठा लाया। शोभा बोली, तो आज इसको बाहर ही रहने दो, गमी के घर से आई है, कल इसको धो पोंछ कर अंदर डलवा दूंगी। तुलसीराम बोला, तब तक पीछे वाली कोठड़ी में रखवा देता हूँ। शोभा बोली, ठीक है। खाट को पीछे वाली कोठड़ी में जो तुलसीराम रख देता है। जैसे ही रात के 2 बजे तुलसीराम को चरड़ चरड़ की आवाज़ आई। तुलसीराम शोभा को जगाते हुए बोला, शोभा कुछ आवाज़ आ रही है क्या? शोभा बोली, चूहा होगा, हमको सोने दो, हम थक गए हैं बहुत। तुलसीराम भी आंख बंद करके सो गया। उधर कोठड़ी में खाट हवा में उठ चुकी थी, बहुत तेज गोल गोल घूमे जा रही थी, साएं साएं की आवाज़ के साथ, जैसे अपनी मंजिल और नया शिकार पाकर वह खुश हो रही हो। अगली सुबह शोभा जब पीछे वाली कोठड़ी में गई तो कोठड़ी का सारा सामान तितर बितर था। खटिया भी एक तरफ उल्टी पड़ी थी। वो भागकर तुलसीराम के पास गई। शोभा घबराते हुए बोली, सुनो जी, जरा सुनो, पीछे वाली कोठड़ी में देखना क्या हुआ है। तुलसीराम बोला, क्या हुआ है? शोभा बोली, अरे आप आइए तो सही। तुलसीराम शोभा के पीछे पीछे कोठड़ी में पहुंचा तो चौंकते हुए कोठड़ी का हाल देखकर बोला, यह सब क्या है? शोभा बोली, हमें क्या पता, हम तो जब सुबह यहाँ आए थे तो सब अस्त व्यस्त था। तुलसीराम कहने लगा, हमने कहा था ना कि तुमने रात को ही कोई आवाज़ आ रही थी, हमने कोई आवाज़ सुनी थी, मगर तुम बोली चूहा होगा। शोभा कहने लगी, हमें क्या पता था, आज से पहले ना तो कभी ऐसा हुआ और ना कभी हमने देखा।
तुलसीराम सोचते हुए कहने लगा, हाँ शोभा, कह तो तुम सच रही हो। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जरूर यहाँ कोई चोर आया है रात में, मगर चोर क्यों चोरी करने आएगा इस कोठड़ी में? अच्छा, तुलसीराम बोला, अब समझा, चोर इस खटिया के लिए आया होगा। शोभा बोली, एक खटिया के लिए चोर घर में घुस आएगा? तुलसीराम बोला, हाँ शोभा, यह कोई मामूली खटिया नहीं है। शोभा, इसे देखकर ही समझ गया था मैं, इसकी लकड़ी अद्भुत है, जैसे बहुत कीमती हो। जरूर ही चोर इसे ले जाने की फिराक में आया होगा। शोभा कहने लगी, चोरी कर भी लेता तो ले कैसे जाता? इतनी तो भारी है, और ये गांव के बीच में इसे ले जाना नामुमकिन है। तुलसीराम बोला, वो तो मैं भी जानता हूँ। तुम आज इसे धुलवाकर अंदर बैठक में रखवा देना, वहीं की शोभा बढ़ाएगी ये। शोभा बोली, ठीक है, आज करवा दूंगी इसे अंदर। दोपहर में तुलसीराम दुकान पर गया, तभी वहां विनोद आया। बहुत मायूस और चेहरा लटका हुआ था। तुलसीराम बोला, सब ठीक है विनोद? विनोद बोला, बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। तुलसीराम बोला, तेरे कुछ पैसे बाकी हैं विनोद, वो ले जा, और हाँ, तेरी खाट के भी तो पैसे देने हैं। विनोद बोला, भैया आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दो, बस खाट के मत दो। तुलसीराम बोला, अरे खाट के क्यों नहीं भाई, तेरी चीजें बता कितने दूं? विनोद बोला, भैया काका के लिए बनाई थी मैंने वो खाट, जब काका ही नहीं रहे तो अब वास्तव में मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए। वो ना कभी मेरे पास आई और ना कभी मेरी थी। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ। तुलसीराम विनोद का हाथ पकड़कर अपने पास उसे बैठाया और बोला, देख विनोद, तू मेरे छोटे भाई जैसा है, तुझे मायूस नहीं देख सकता मैं। काका की तो उम्र हो गई थी, आज नहीं तो कल जाना ही था, मगर ये सच है कि इस तरह उन्हें नहीं जाना था। पर भाई तू संभाल खुद को, मालती और छुटकी तेरे ही तो भरोसे हैं। ये कुछ पैसे रख और अपने आप को संभाल। विनोद पैसे लेकर घर की ओर निकल गया। शाम को तुलसीराम घर पहुंचा तो बैठक में खटिया और उस पर बिछा बिस्तर देखकर खुश हो उठा। तुलसीराम कहने लगा, शोभा, ओ शोभा। शोभा कहने लगी, जी हाँ जी, क्या हुआ? अंदर से बैठक में आ गई। तुलसीराम बोला, शोभा, वाह बहुत बढ़िया बिछा दिए हैं तूने तो इसे। अब देखो जो कोई भी देखेगा कहेगा, वाह लाला जी, क्या बैठक रोशन की है आपने। शोभा, बैठक में 4 चांद लग गए हैं इस चारपाई से। शोभा, तुम्हें कुछ तो मेरी दाद देनी होगी। तुलसीराम कहने लगा, तुम्हारे पति की पारखी नजर है। तो शोभा इतराते हुए कहने लगी, ये तो हम भी जानते हैं, पारखी ना होते तो हमसे शादी क्यों करते? तुलसीराम बोले, अरे वाह, अपनी तारीफ खुद ही कर ली। शोभा बोली, चलिए हाथ धोकर आइए और खाना लगा दिया, खा लीजिए। और दोनों खाना खाने लगे। तुलसीराम कहने लगा, हम तो आज इस खटिया पर ही सोएंगे। शोभा बोली, क्यों, ऐसा क्यों? तुलसीराम बोला, अरे हमारा राजशाही पलंग हो गया है ये अब। शोभा बोली, आप कुछ भी बोलते हैं। तुलसीराम का बिस्तर खाट पर ही लगा दिया गया और तुलसीराम चौड़ा होकर आराम से खाट पर लेट गया और खुद ही बोला, वाह क्या बात है, मजा आ गया। थोड़ी देर में उसे गहरी नींद लग गई। रात के तीसरे पहर में जब तुलसीराम ने करवट लेनी चाहिए तो वह करवट नहीं ले सका। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। उसकी समझ में नहीं आया। उसने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, मगर गर्दन के सिवा शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिला पाया। अब तक वो पूरी तरह जग चुका था। उसने पूरे दम से खुद को हिलाया तो खाट थोड़ी भी हिल गई। उसने गर्दन उठाकर देखा तो उसका पूरा शरीर खाट की निवाड़ से कसा हुआ था और वो पूरा बंधा हुआ था। वो अंदर तक कांप गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर आवाज नहीं निकली। उसने डर के मारे छटपटाना शुरू कर दिया। अब खाट उसको लेकर हवा में उठी और बहुत तेज जोर जोर से गोल गोल घूमने लगी। तुलसीराम सकपकाया सा छटपटा रहा था। एकदम से खाट उल्टी हो गई और कांच की मेज के ऊपर आ गई। अब तुलसीराम के नीचे कांच की पूरी मेज थी और उल्टी खाट ऊपर थी उसके। उसको लेकर छत से लग चुकी थी। उधर विनोद घर में शांत बैठा हुआ था। तभी मालती आई और बोली, अब आप खुद को संभाल लो। छुटकी को देखो, आपको देख देख कर वो भी चुप चुप रहने लगी है।
विनोद गीली आंखों को पोंछते हुए कहने लगा, यार काका उस खाट से गिरे होंगे। उस रात मैंने ही पानी का लोटा रखा था खाट के नीचे, क्या पता था कि वो लोटा ही काका की जान ले लेगा। मालती कहने लगी, अपने आप को संभालो जी, होनी को कौन रोक सकता है। चलो उठो और अब नहा धो लो। उधर अगली सुबह तुलसीराम के घर में कोहराम मचा हुआ था। तुलसीराम बेहोश एक लाश की तरह कमरे में पड़ा था। पूरे शरीर पर खरोंचे थी। खाट अपनी जगह थी। जल्दी ही यह बात विनोद तक पहुंची। वो भी तुलसीराम के घर की ओर भाग लिया। वहां पहुंचा तो तुलसीराम को एक एम्बुलेंस में डाला जा चुका था। वो किसी की गाड़ी पर बैठकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे पहुंचा। अब प्राथमिक उपचार से तुलसीराम को थोड़ा सा होश आ चुका था। उसने एम्बुलेंस से उतरते ही विनोद को बाहर खड़े देखा और आंखें जो खोलते हुए जो बड़ी मुश्किल से बोलने की कोशिश की और वह इतना ही बोला, खाट खाट हटवा दो, और फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर उसे जल्दी अंदर ले गए। विनोद वहीं खड़ा रह गया। उसकी समझ में आ गया, इस खाट में कोई तो चक्कर है। हो ना हो ये सब उस खाट की वजह से हो रहा है। वो जल्दी से तुलसीराम के घर की ओर भागा और शोभा से बोला, भाभी वो खाट कहाँ है। शोभा बोली, तुम्हें खाट की पड़ी है। विनोद समझाते हुए बोला, भाभी वो खाट घर से निकालनी होगी, यह सब उसकी वजह से ही हो रहा है। तुलसीराम भैया ने अस्पताल के बाहर बोला है मुझसे कि खाट हटवा दो। शोभा चौंकते हुए बैठक की ओर जो उसने इशारा कर दिया। विनोद बैठक में जाकर खाट को गुस्से से देखने लगा और बगल में रखी कुल्हाड़ी से उसकी पाटी पर पूरे दम से वार किया, मगर कुल्हाड़ी का लकड़ी का हत्था टूट गया और लोहे वाला हिस्सा नीचे गिर गया। खाट की पाटी पर कोई असर नहीं हुआ। विनोद चौंकता सा देखता रह गया। वो तुलसीराम के नौकरों से कहने लगा, निकलवाओ इसे बाहर। सब के सब खाट को बैठक से बाहर निकालने लगे। विनोद उसे तुलसीराम के घर से बाहर खड़ी दुकान से ऑटो में लादता हुआ उसी कूड़े के ढेर पर ले जाकर पटक दिया। फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। खाट धू धू करके जलने लगी। तभी विनोद को एक भयंकर हंसी सुनाई दी और उठते हुए काले धुएं में एक आदमी का भयंकर सा चेहरा दिखाई दिया, जो जोर जोर से विनोद की तरफ देखकर लगातार हंस रहा था। विनोद की तो सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। वो आंखें बड़ी किए डर से कांपने लगा। वो चेहरा और भी बहुत तेज अट्टहास करने लगा। विनोद डरते हुए पीछे हटने लगा और कूड़े पर ही गिर गया। उठकर वह बुरी तरह से विनोद ऑटो की तरफ भागा। ऑटो को लेकर घर की ओर भागा और सीधा तुलसीराम के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। मोहल्ले में पता किया तो शोभा अस्पताल गई थी। वो ऑटो बाहर से ही खड़ा करके हाँफता हुआ सा अपने घर भाग लिया। घर पहुंचकर वो अपने अंदर वाले कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। सांसें इतनी तेज चल रही थी कि मानो हृदय फट जाएगा। उसके चेहरे की खूंखार हंसी अब भी उसके कानों को चीर रही थी। तभी मालती कमरे में आई और पसीने से लथपथ विनोद को देखकर घबरा गई और बोली, अरे क्या हुआ जी तुम्हें। विनोद ने इशारे से पानी मांगा। मालती भागकर पानी लाई। विनोद ने पानी पिया और कुछ सामान्य हुआ तो उसने मालती को पूरी घटना सुनाई। मालती भी बुरी तरह अंदर तक कांप गई। मालती कहने लगी, यह कोई टोना टोटका था या काला जादू। विनोद बोला, मुझे नहीं पता यार, मगर बहुत खौफनाक मंजर था वो। मालती बोली, मेरे तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। विनोद बोला, मैं कुछ देर आराम करूंगा। मालती बोली, हाँ यही ठीक है, चलो यह भी सही है कि आपने उसे जला कर आए हो उसे। विनोद सो गया और 2 घंटे बाद विनोद का फोन बजा। वो उठकर देखा तो शोभा भाभी का फोन था। उसने फोन उठाया। शोभा कहने लगी, कहाँ हो तुम विनोद। विनोद कहने लगा, भाभी मैं तो घर पर हूँ। शोभा कहने लगी, क्या किया उस खाट का तुमने। विनोद कहने लगा, वो तो मैंने जला दी। शोभा कहने लगी, अच्छा जरा घर जाकर देखना। विनोद उठा और तुलसीराम के घर के लिए निकल गया। मालती रोकते हुए बोली, अरे अब कहाँ जा रहे हो। विनोद बोला, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुलसीराम भैया के घर तक जा रहा हूँ। विनोद तुलसीराम के घर पहुंचा तो देखता है सारे नौकर बाहर खड़े थे और वो अंदर जाकर देखता है तो उसका सर घूम गया। खाट बैठक में पूरी तरह सुरक्षित बाकायदा अच्छे से बिछी हुई थी। विनोद सकते में खड़ा रह गया। हंसी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी।
उधर तुलसीराम की हालत भी गंभीर होती जा रही थी। वो रह रहकर तड़प उठता। उसकी आंखों में उस रात का खौफनाक मंजर घूम रहा था। डॉक्टर उसे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नींद में भी डर जाता था। शोभा बस रोई जा रही थी। तभी शोभा को किसी ने बताया कि उनके पारिवारिक गुरुजी आए हुए हैं। शोभा अपना पल्लू संभालते हुए गुरुजी के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। गुरुजी कहने लगे, पुत्री, ये सब कैसे हुआ? शोभा ने रोते हुए पूरी कहानी गुरुजी को कह सुनाई। गुरुजी ध्यान से शोभा की एक एक बात सुनते जा रहे थे। उन्होंने कांच के दरवाजे से तुलसीराम को देखा और शोभा से बोले, पुत्री, हमें वो खाट देखनी है। शोभा ने विनोद को फोन मिलाया। शोभा कहने लगी, कहाँ हो विनोद तुम? तो विनोद कहने लगा, यहीं भाभी, आपके घर के बाहर ही हूँ। शोभा कहने लगी, विनोद वो खाट कहाँ है? विनोद कहने लगा, भाभी, आपकी बैठक में ही है। शोभा कहने लगी, गुरुजी आप जाइए उसे देखने और तुम वहीं रहना, गुरुजी को मैं भेज रही हूँ। विनोद कहने लगा, जी भाभी, मैं यहीं हूँ। तुलसीराम की उधर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। गुरुजी तुलसीराम के घर पहुंचे और बैठक में खाट को देखा। कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र युक्त पानी खाट पर मारा तो खाट पूरी तिलमिला उठी। चरर मरर की आवाज से घर भर गया। गुरुजी बोले, विनोद को छोड़कर सारे लोग बाहर निकल जाएं। गुरुजी के चेले और तुलसीराम के नौकर सब बाहर निकल गए। अब बैठक में विनोद, गुरुजी और खाट थी बस। गुरुजी ने बैठक के सारे दरवाजे बंद कर दिए। विनोद डरते हुए बोला, गुरुजी, मुझे भी बाहर जाने दीजिए। गुरुजी कहने लगे, इस खाट ने सिर्फ तुम्हें ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए तुम्हारा रहना जरूरी है यहाँ। गुरुजी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया और लगातार जल छिड़कते रहे। विनोद डरते हुए गुरुजी के पीछे खड़ा हो गया। गुरुजी और विनोद आंखें बंद कर लेते और बंद आंखों से दिखता है कि एकदम से कमरे में प्रकाश हो गया और 25 साल पहले बहुत बड़ा घर दिखने लगा। घर के आंगन में एक आम का पेड़ लगा हुआ था और 2 बच्चे भाग भाग कर उस पेड़ के चारों तरफ खेल रहे थे। बच्चों के कपड़ों और घर से लग रहा था कि बहुत बड़े घर के लोग हैं। तभी बड़ी बड़ी मूछों वाला एक आदमी घर में आया। उसके साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूर ठाकुर कहने लगे, ठाकुर साहब, ये पेड़ क्यों कटवाना चाहते हैं आप? ये तो आपके पिताजी ने लगवाया था। ठाकुर साहब कहने लगे, हाँ, मेरे पिताजी ने लगवाया था और आज भी मुझे लगता है कि वो इसमें जिंदा हैं, मगर मुझे यहाँ एक बड़ा सा बगीचा बनवाना है, इसलिए मैं इसे कटवा रहा हूँ। चिंता की बात नहीं है, इसकी जगह 4 पेड़ खेत में लगवा दिए हैं। तभी ठाकुर साहब की पत्नी आई और कहने लगी, सुनिए जी, वो आम के पेड़ अपने खेत में लगवाए हैं जो इसी के आमों के हैं। अब इसे कटवा रहे हो तो एक सुंदर सी खाट या दरवाजे बनवा लेना, हमारे पूर्वज हमारे घर में ही रहेंगे। ठाकुर साहब कहने लगे, वह भाग्यवान, यह तो बहुत बढ़िया विचार आया आपका। अगले दिन जो उन्होंने देखा कि पेड़ को काटते हुए दिखाया गया चित्र उनकी आंखों के आगे आ गया। 2 मजदूर जो पेड़ को काट रहे थे, उस दिन ठाकुर के पूरे घर की रैकी कर ली थी। वो समझ गए थे कि ठाकुर की पत्नी और 2 बच्चे और 2 नौकर ही हैं। शाम होते ही नौकर के अपने अपने घर चले गए। बस वो 4 लोग ही रह गए। ठाकुर का गांव भी अच्छा नाम था। ठाकुर का गांव में वो काफी दयालु भी थे। उन दोनों लोगों ने 2 दिन में पेड़ काट दिया और अगले 1 महीने में दरवाजे और सुंदर और वह मजबूत खाट का निर्माण भी हो गया। इस 1 महीने में वो ठाकुर के पूरे घर के रास्ते और दरवाजे और मजदूर जान चुके थे कि कहाँ क्या है। काम पूरा होने के बाद ठाकुर ने खूब पैसा दिया और आगे भी काम पर उन्हें बुलाने का वादा किया, मगर वो दोनों मजदूर कुछ और ही सोच रहे थे। उसी रात को वो ठाकुर के घर में तराती लेकर घुसे। तब वो छत पर थे। तब ठाकुर पानी पीने रसोई में चला गया। उन दोनों मजदूरों ने सोई हुई ठकुराइन और बच्चों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। किसी को हिलने और चीखने का मौका भी नहीं मिला। दोनों मजदूरों ने लगातार कई वार किए,
पूरा बिस्तर मांस के लोथड़ों और खून से भर गया। दोनों ने चादर हटाकर देखा तो उसमें मृत ठकुराइन और बच्चे ही थे। दोनों ने पीछे मुड़े तो पीछे ठाकुर क्रोध में खड़ा था। ठाकुर की आंखें सोले की तरह दहक रही थीं। दोनों मजदूर हिम्मत करके ठाकुर पर टूट पड़े, मगर ठाकुर बलशाली था। उसने एक झटके में ही दोनों को आंगन में फेंक दिया और दहाड़ता हुआ बोला, हराम खोरो, आस्तीन के सांप, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर ने पहले मजदूर को हवा में उठाया और दीवार पर दे मारा, दूसरे के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। दोनों मजदूर लगभग ढेर हो गए थे। उसने दोनों को उठाया और फिर जमीन पर पटक दिया। दोनों दर्द से कराह रहे थे। दोनों की छाती पर बैठकर ठाकुर साहब ने दोनों की गर्दन दबोच ली। ठाकुर अपना आपा खो बैठा था। दोनों मजदूर छटपटाने लगे, उनकी सांसें रुकने लगी। उधर ठाकुर साहब पूरी तरह उन पर हावी हो चुका था। तभी ठाकुर के सिर में पीछे से किसी ने एक जोरदार डंडा मारा और ठाकुर साहब जमीन पर नीचे गिर गए। उधर तुलसीराम आखिरी सांस ले रहा था। डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर चुके थे। डॉक्टरों ने शोभा से कह दिया कि अब हम इन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मगर हमारी कोई भी दवाई इन्हें नहीं लग रही। कुछ समझ नहीं आ रहा इनकी हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। शोभा का रो रो कर बुरा हाल था। वो मन ही मन बस दुआ कर रही थी। उधर गुरुजी और विनोद खाट की पूरी कहानी को समझने में लगे थे। ठाकुर साहब सर पकड़कर जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। दोनों मजदूर खांसते हुए उठे और उनमें से एक बोला, तुलसीराम, तू यहाँ कैसे आया? तुलसीराम तब बस 16 साल का था। तुलसीराम, भूपेश काका आपकी और जो मैंने महेश काका की बातें मैंने आज निकलते हुए सुन ली थी। मैं भी पीछे पीछे चला आया कि शायद ठाकुर के घर की लूट में कुछ पैसा मुझे भी मिल जाए। तभी महेश काका कहने लगे, ये कौन है भूपेश? भूपेश कहने लगा, अरे मेरे पड़ोस में रहता है, बहुत तेज लड़का है। महेश काका, तेज तो दिख रहा है, इसने तो आज हमारी जान बचा ली, वरना ठाकुर तो हमें निपटा ही देता। तुलसीराम काका, जल्दी से इसे खत्म करो, वरना यह हम सब पर हावी हो जाएगा। तीनों ने पास में पड़ी आम के पेड़ से बनी खाट पर ठाकुर को लिटाया और महेश काका ने एक झटके में ठाकुर की गर्दन काट दी। पूरी खाट पर ठाकुर का खून फैल गया। रात के अंधेरे में खाट पर बिस्तर लगा हुआ था, इसलिए तुलसीराम खाट को देख नहीं पाया। फिर भूपेश और महेश और तुलसीराम ने ठाकुर के घर में जमकर लूटपाट की और निकल गए। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला तो सब सन्न रह गए। इतना महान परिवार जो सबकी मदद के लिए हमेशा आगे आता रहता था, उनकी इतनी निर्मम हत्या कैसे कर दी गई? कौन कर सकता है? कुछ महीनों के बाद केस को जो निष्क्रिय घोषित कर दिया गया। ठाकुर का वो मकान जो कभी हंसी से गूंजता था, वहाँ अब वीराना हो गया था। रात में पड़ोसियों को अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। वो खाट जिस पर ठाकुर मरा था, वो रात भर पूरे गांव में हवा में बेचैन सी घूमती, कभी सुबह कहीं मिलती तो कभी कहीं। गांव वाले लोगों में अजीब डर का माहौल बन गया था। भूपेश सारा पैसा लेकर दूसरे शहर चला गया और वहीं रहने लगा था। तुलसीराम ने अपनी दुकान खोल ली थी और महेश काका ने सब पैसा शराब और जुए में उड़ा दिया। गांव वालों ने खाट को किसी सिद्ध महात्मा की मदद से उधड़वाया और नदी में बहा दिया। सबने उसको प्रणाम भी किया। चारों पाए और बांस नदी में बहते हुए भी कभी अलग नहीं हो सके, वो साथ ही बहते रहे। बहते बहते वो उसी नगरी में पहुंचे जहां भूपेश ठाकुर का धन लेकर पहुंचा था। भूपेश उस दिन उसी नदी में नहाने उतरा था और नदी के अंदर पूरी खाट जुड़कर उस पर हावी हो गई थी। नदी के अंदर ही उस पर भरपूर वार हुए थे। पानी में उथल पुथल मच गई थी। थोड़ी देर में पानी के चारों तरफ खून फैल गया था। भूपेश के सब तक का पता नहीं चल पाया था, मगर खाट का इंतकाम कहाँ पूरा हुआ था। वो फिर टुकड़ों में बहती रही। एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने वो बाहर निकाल कर फेंक दी। फिर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नदी किनारे का सारा कचरा उठा कर ले गई। वह शहर के उस कूड़े के ढेर में डाल दिया गया जहाँ वो विनोद को मिली थी। उस कूड़े के ढेर में वो सालों दबी रही और इंतजार करती रही, बस अपने किसी प्रयोजन का, जिसके सहारे वो अपना बदला पूरा कर सके।
एकदम से कमरे का प्रकाश लुप्त हो गया। गुरुजी और विनोद की आंखें खुल गईं। गुरुजी गहरी सांस लेते हुए बोले, तो ये तुलसीराम अपने किए की सजा भुगत रहा है। विनोद कहने लगा, हाँ, और महेश काका ने भी अपने किए की सजा भुगती है। वो बताते तो थे कि भूपेश काका नदी में गायब हो गए थे, मगर इन तीनों ने अपने इस कुकर्म के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बोला। गुरुजी कहने लगे, बोलते भी कैसे? तुम्हारे काका ने ही यह सब करने का सोचा होगा, तभी तो वो कभी सुखी नहीं रहे। बच्चों ने भी उन्हें दुत्कारा और मृत्यु भी भयानक हुई। विनोद कहने लगा, गुरुजी, मगर मैं ही क्यों? इन सब की मौत में एक स्रोत की तरह उपयोग हुआ, और प्रारंभ में ठाकुर के आम के पेड़ काटकर काका ने ही तो खाट बनाई थी, तो जब मैं उसे लाया तो वो खाट क्यों नहीं पहचान सके? गुरुजी, जब उन्होंने बनाई थी तब ये मायावी नहीं थी। गुरुजी ने विनोद को समझाया, शक्ति उसमें ठाकुर की मौत के बाद आई, क्योंकि ठाकुर की मौत इसी पर हुई थी। हो ना हो वो इसी में रह गया। दूसरा, ठाकुर के पूर्वज की तरह थी ये खाट, और जब पूर्वज अपने सामने अपने खानदान को खत्म होता देखेंगे तो क्या अनर्थ करेंगे? तुम ही सोच भी नहीं सकते हो कि वो क्या क्या अनर्थ कर सकते हैं। ये अपना बदला ले रही है, तुम बस प्रयोजन मात्र थे। काका चाहकर भी इसे न पहचान पाते, क्योंकि उनका काल बनकर आई थी है, और ये तुम्हारे घर में, और काल को कौन पहचान सकता है बेटा? प्रमोद हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, गुरुजी, आप इतना कुछ जानते हो तो आप तुलसी भैया को बचा लीजिए कैसे भी। तभी खाट हवा में उठी और सीधी खड़ी हो गई। खाट की निवाड़ से एक चेहरा बाहर आया, जो विनोद ने खाट को जलाते वक्त धुएं में बना देखा था। चेहरा अट्टहास करते हुए कहने लगा, ना तू, ना तेरा ये गुरु, और ना ये समय, कोई नहीं बचा सकता उसे। उसकी मौत तो निश्चित है, निश्चित है। उधर अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम पूरे दमखम से तुलसीराम को बचाने में लगी थी, मगर तुलसीराम की हिम्मत बीतते वक्त के साथ कम होती जा रही थी। शोभा अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रही थी। वो बेचैन सी इधर उधर घूम रही थी। उसे गुरुजी की याद आई और वो विनोद को फोन मिलाने लगी। गुरुजी और विनोद बैठक में ही खड़े थे, तभी विनोद का फोन बजा। विनोद ने फोन उठाकर कहा, जी भाभी। तो शोभा कहने लगी, विनोद, गुरुजी कहाँ हैं? विनोद कहने लगा, यहीं है। शोभा कहने लगी, बात करा दो गुरुजी से। विनोद गुरुजी को फोन दे देता है। गुरुजी बोले, बोलो पुत्री। शोभा गिड़गिड़ाते हुए गुरुजी से कहने लगी कि देखिए, इनकी तुलसीराम के लिए इनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। आप कुछ कीजिए ना गुरुजी, बचा लीजिए इन्हें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। गुरुजी कहने लगे, पुत्री, यह सब तो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। बाकी तुलसीराम ने जो कुकर्म 25 साल पहले किया था, उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। शोभा चौंकते हुए बोली, 25 साल पहले क्या किया था इन्होंने गुरुजी? गुरुजी कहने लगे, शोभा पुत्री, शोभा को खाट के निर्माण से ठाकुर की मौत तक का सारा किस्सा गुरुजी ने बता दिया। शोभा शांत सी रह गई। फोन पर गुरुजी फोन पर ही आवाज लगाते रहे, पुत्री पुत्री। शोभा कहने लगी, जी गुरुजी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, जो आदमी समाज में इतनी प्रतिष्ठा हो जिसकी, वो अपने अतीत में इतना कुछ भी किए बैठा हो। गुरुजी कहने लगे, पुत्री, आदमी कुकर्म करके आगे बढ़ जाता है और तरक्की भी पा लेता है, फिर दान पुण्य करके सोचता है मुझे मेरे भूत के कर्मों से मुक्ति मिल गई, मगर यह नहीं समझता कि यह सब आपके खाते में जमा हो गए हैं और एक दिन ब्याज सहित वापस मिलेंगे। शोभा कहने लगी, फिर भी गुरुजी, ये मेरे पति हैं, इन्होंने जब जो भी किया वो किशोर अवस्था में किया, बाद में तो ये सबके लिए सबके साथ खड़े रहे, कृपया इन्हें बचा लीजिए गुरुजी। गुरुजी बोले, पुत्री, अगर तुलसीराम को कोई बचा सकता है तो वो ये खुद ठाकुर साहब है। तुम ठाकुर से गुहार लगाओ, प्रार्थना करो, लेकिन हमें तो ठाकुर का बदला भी गलत नहीं लगता। उनका पूरा परिवार तुलसीराम, भूपेश और महेश ने खत्म कर दिया, सिर्फ धन के लालच में। शोभा कहने लगी, गुरुजी, मैं आ रही हूँ वहीं पर। शोभा अस्पताल से निकली और घर पहुंच गई। बैठक में गुरुजी और विनोद मौजूद थे। शोभा हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे क्या करना होगा गुरुजी? गुरुजी खाट की तरफ इशारा कर देते हैं
और शोभा खाट के पायों को पकड़कर कहती है, मुझे नहीं पता आप कौन हो। आपके साथ जो अत्याचार हुआ वो गुरुजी ने मुझे बताया। मैं अभागन बस आपसे अनुरोध कर रही हूँ, मेरे पति को माफ कर दो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। इन्होंने आपके परिवार को खत्म किया था ना, आप मुझे मार दो पर इनको छोड़ दो। शोभा बिलक बिलक कर रोई जा रही थी और प्रार्थना कर रही थी, मगर खाट वैसे ही पड़ी थी। शोभा विक्षिप्त सी गुरुजी की ओर देखने लगी। गुरुजी आगे आए और कहने लगे कि हे ठाकुर साहब, आप इस पुत्री की बात को सुने, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तभी खाट चरर मरर की आवाज के साथ हवा में खड़ी हो गई। शोभा की चीख निकल गई। वो गिरती पड़ती सी पीछे की ओर सरक गई। खाट की निवाड़ से ठाकुर का चेहरा बाहर आया और बोला, मैं पिछले 25 सालों से मैं इस क्रोध की अग्नि में जल रहा हूँ और अब तुम कहते हो कि उसे छोड़ दूं। उसे महाराज, आप गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, आप जानते हैं क्षत्रिय शरण में आए की रक्षा मृत्यु तक करते हैं और शत्रु को मौत के बाद भी नहीं बख्शते। फिर इसने तो मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा है, मैं इसे कैसे माफ कर दूं। गुरुजी कहने लगे, ठाकुर ये मत भूलो, क्षत्रिय मारने से ज्यादा सुरक्षा देने के लिए भी जाने जाते हैं और तुम्हारी कीर्ति तो उस गांव में आज तक है। यह तुलसीराम और इसके साथियों की गलती थी, तुमने उन्हें सजा भी दी, मगर तुलसीराम उस वक्त किशोर अवस्था में था, ना समझ था, लालची था। कालांतर में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तभी तो वो हर तरह से जरूरतमंद की मदद करता आया है। हम भी पिछले 15 साल से तुलसीराम को जानते हैं, गरीबों का मसीहा कहलाता है वो। ठाकुर गुस्से में लगभग चीख कर बोला, होगा मसीहा, मैंने भी लोगों की मदद की थी, मुझे क्या मिला? ये भी मरेगा। इसकी पत्नी से कहो यह प्रार्थना करना बंद करे और कफन की तैयारी करे। गुरुजी शांत स्वभाव से बोले, ठाकुर साहब, अगर तुम उसे मार दोगे तो उसमें और तुम में क्या अंतर रह जाएगा? तुम्हारे मरने के बाद नुकसान तुम्हारे गांव वालों का जो हुआ होगा, जो तुम पर निर्भर थे। उसी तरह तुलसीराम कई गरीब परिवारों का परिवार पालता है, उनके बच्चों की फीस भरता है। पूछो विनोद से, अगर तुम उसे मार दोगे तो वो गरीब तो स्वयं ही मर जाएंगे। मैं तो तुम्हें भावनाओं में नहीं बांध रहा हूँ, मगर ठाकुर साहब क्षमा करें, क्षमा से बड़ा क्या गुण हो सकता है? तुम क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में नित झुलसकर आज भी इस भौतिक संसार में फंसे हुए हो। मुझ बुजुर्ग ब्राह्मण की बात मानो, क्षमा कर दो उसे। मैं भी ठाकुर तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। गुरुजी ने कहा तो ठाकुर गुर्राता हुआ कहने लगा, आप पूजनीय हो महाराज, आप मेरे हाथ मत जोड़िए, मगर मैं जब भी पीछे देखता हूँ अपने बच्चे और ठकुराइन दिखते हैं, मैं प्रतिशोध में जल उठता हूँ। गुरुजी, अपने आप को शांत रखने करने का क्षमा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। ठाकुर साहब, बाकी उसकी सजा उसको ईश्वर देगा, तुम खुद को ईश्वर के श्री चरणों में अर्पण कर दो ठाकुर साहब। गुरुजी बार बार जो ठाकुर साहब की आत्मा को समझाने लगे। ठाकुर साहब कहने लगे, जा शोभा जा, महाराज जैसी पुण्य आत्मा की बात को मैं नहीं ठुकरा सकता। ठाकुर साहब जो ज्ञानी से अलग नहीं चल सकते, छोड़ दिया जा तेरे पति को, माफ कर दिया तुलसीराम को, भूल गया मैं अपना प्रतिशोध को, मगर उससे कहना कि गरीब और जरूरतमंदों की मदद हमेशा करता रहे, वरना मैं फिर लौटूंगा। ये खाट भी मेरा बोझ ढोते ढोते थक गई है, मेरी वजह से ये खूनी खाट कहलाती है। अब इसको भी मुक्ति दे देता हूँ मैं, और विनोद जला देना इसे। चलता हूँ महाराज, प्रणाम। और खाट से एक चमकती सी रोशनी निकली और ऊपर की तरफ उड़ गई। जैसे ही ठाकुर मुक्त हुआ, शोभा के फोन पर डॉक्टर का फोन आया कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। शोभा जी, गुरुजी और विनोद अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बताने लगे, तुलसीराम की हालत बिगड़ गई थी, सांस लगभग रुक गई थी कि जाने क्या चमत्कार हुआ। तुलसीराम को होश आ गया और हालत में काफी सुधार है। सारे लोग तुलसीराम के कमरे में अंदर चले गए। तुलसीराम, मुझे माफ कर दीजिए। तुलसीराम कहने लगा, मैं आप सबका गुनहगार हूँ। गुरुजी, माफी तो ठाकुर से मांगो। गुरुजी कहने लगे, जिनका परिवार खत्म कर दिया था तुमने। तुलसीराम कहने लगा, मैं जब तक बेहोश था गुरुजी, ठाकुर मेरे सपने में ही आता रहा। उसने वो सब दिखाया मुझे जो आप सबने मेरी जान बचाने को किया। मैं आप सबका आभारी हूँ गुरुजी,
और विनोद, तुम उस खाट को ऐसे ही नहीं जलाओगे, हम उसका पूरा विधि पूर्वक क्रियाक्रम करेंगे। मैं नासमझी में लालचवश बहुत ही गलती कर गया, मेरी समझ में कभी नहीं आया किससे माफ़ी मांगूं। उसी कारण मैं फिर कभी तुम्हारे काका से नहीं मिला विनोद, क्योंकि हम दोनों कभी आपस में नजरें नहीं मिला पाते थे। गुरुजी ने कहा, चलो तुम ठीक हो जाओ, तब देखते हैं क्या करना है। 2 हफ्ते बाद तुलसीराम जब ठीक हुआ तो घर आकर उसने खाट को प्रणाम किया और माफ़ी मांगी। फिर गुरुजी द्वारा क्रियाकर्म की परिक्रिया की गई और खाट अग्नि के हवाले की गई। सबने हाथ जोड़े। तुलसीराम ने मन ही मन माफ़ी मांगी और अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू उसके बह निकले। विनोद ने अपने काका के किए के लिए दिल से माफ़ी मांगी और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। गुरुजी ने भी सभी आत्माओं को धन्यवाद दिया और आत्मा रूपी ऊर्जा को प्रणाम किया। खाट जल चुकी थी और साथ ही जल चुका था ठाकुर का क्रोध। तुलसीराम कहने लगे, गुरुजी आपको मुझसे नफरत तो हो गई होगी ना। गुरुजी कहने लगे, तुम जब समझदार हुए तब तुम बदल चुके थे तुलसीराम, और जहां तक हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हें हमारी जानकारी में कभी किसी का तुमने दिल नहीं दुखाया। यही कारण था कि हम ठाकुर की आत्मा से तुम्हारे प्राण छोड़ने के लिए विनती कर रहे थे। मगर याद रखना तुलसीराम, अतीत पीछा नहीं छोड़ता है। तुम अब बाकी का जीवन जरूरतमंदों की मदद में लगा दो। खुश रहो हमेशा। तुलसीराम और विनोद गुरुजी को प्रणाम करने लगे और दोनों अपने घर की ओर निकल गए। विनोद घर पहुंचकर मालती को सारी बात बताई। मालती एकटक बस सुने जा रही थी। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में लोभ, लालच, मोह और घमंड जैसी बुराइयों को बचपन में ही त्याग देना चाहिए। इन बुराइयों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इन बुराइयों से मिला लाभ कुछ समय का होता है पर दूरगामी नहीं हो सकता। ईश्वर मानिए या नियति, सब आपके किए की सजा ब्याज सहित आपको देते हैं। चाहे आप अच्छाई करें या बुराई, वापस 1.5 गुना ही मिलना है। देर से मिले मगर मिलेगा जरूर। सत्य की राह पर चलते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। ईश्वर आपको वो सब देगा जो आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।